शिक्षा की बात करेंगे कि शिक्षा आपकी कहाँ से रही और कितना स्ट्रगल था, क्योंकि लड़कियों के लिए घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, और आपकी फैमिली में कैसे सपोर्ट करते थे? हमारे परिवार में ये था कि सबको पढ़ाना है और जिसको जितना पढ़ना है उतना पढ़े। तो ये एक बहुत अच्छी सोच थी हमारे पेरेंट्स की। और मुझे सबसे पहले तो मैं स्कूल शायद मैं 2.5-3 साल की ही थी, मैं स्कूल जाने लगी थी, क्योंकि मेरे से जो बड़े भैया हैं, मेरे से 2 साल बड़े हैं, तो वो स्कूल जाने लगे थे 5 साल की उम्र में। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि हम गांव में थे, लेकिन क्योंकि पिताजी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत एक्टिव थे, तो और स्टूडेंट डेज से ही थे, वो दिल्ली में जब पढ़ते थे तो स्टूडेंट डेज से ही वो एक्टिव थे। तो उनके कुछ संगी साथियों ने कहा कि भाई आप ऐसा करिए, अलवर शहर में आ जाइए, तो यहाँ आप ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर सकेंगे। तो फिर वो अलवर शिफ्ट हो गए हम। और वहाँ पर भी उन्होंने स्कूल का कार्यक्रम शिक्षा का शुरू रखा। और वहाँ फिर हैप्पी स्कूल करके वो एक स्कूल बना था, उसी में हम लोग, वो उसके फाउंडर भी वही थे मेरे फादर, प्लस उनके बहुत से साथी थे। तो उसमें हम पढ़ने जाने लगे और बहुत अच्छी एजुकेशन थी वहाँ पर, मॉन्टेसरी सिस्टम था और बहुत अच्छे टीचर्स थे। लेकिन इसी बीच में हीरालाल जी शास्त्री का वहाँ आना हुआ, और उन्होंने तब वनस्थली विद्यापीठ शुरू किया हुआ था उनकी बेटी की याद में, शांता जी की याद में। तो उन्होंने मेरे फादर को कहा कि आपकी बेटी आप मुझे दे दीजिए। और हमारे पिताजी बहुत दयालु थे, उन्होंने कहा हाँ आप ले जाइए। तो मतलब मुझे वनस्थली भेजा गया। और एक बात मेरे साथ प्रॉब्लम ये रही कि मैं बहुत बीमार रहती थी बचपन से ही। तो इस चीज़ को पिताजी नहीं समझे और उन्होंने भेज दिया, और मैं वहाँ पर बहुत बीमार रही, और 2-3 साल मैं वहाँ रही, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। फिर मेरी मदर ने कहा कि ये वहाँ पे बहुत बीमार रहती है, इसे वहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। तो वापस अलवर आ गए और फिर वापस वहाँ पर पढ़ाई शुरू कर दी। तो इसी बीच में ये हुआ कि भाई अब 8th क्लास हो गई इनकी, तो आगे 10th में जाना है, 9th 10th में तो हाई स्कूल में, तो डॉक्टर्स के लिए बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगी। तो अलवर में बायोलॉजी सब्जेक्ट था नहीं। तो फिर उन्होंने पता किया कि कहाँ भेजना चाहिए बायोलॉजी पढ़ने के लिए, कौन सा अच्छा सिस्टम एजुकेशन रहेगा। तो उनके मित्र थे प्रोफेसर दानमल जी मेयो कॉलेज में, उन्होंने कहा, मेयो कॉलेज अजमेर में, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि वो सोफिया कॉलेज में डाल दें मुझे। तो मेरे को सोफिया कॉलेज भेज दिया। वहीं से मैंने अपना बाकी स्कूलिंग और कॉलेज वहीं से किया, और उसके बाद मेडिकल में एडमिशन हुआ। तो यहाँ सवाई मानसिंह में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। तो यहाँ पे आप हॉस्टल में रहते थे या कैसा था आपका घर आना जाना कुछ? हाँ बिल्कुल, मैं हॉस्टल में गई थी, लेकिन मेरे साथ क्योंकि बीमारी का प्रॉब्लम था और काफ़ी बीमार रही मैं फर्स्ट ईयर में, जब थी हॉस्टल में ही रहती थी। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि क्या करें, तो किसी ने कहा कि इनको आप इंदौर ले जाइए, वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुखर्जी, उनको दिखाइए। तो डॉक्टर मुखर्जी ने देखा मुझे, उन्होंने 1 महीना मुझे एडमिट रखा वहाँ पर, एक कल्याणमल नर्सिंग होम था वहाँ पर, उसमें एडमिट रखा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, और इनको आप थोड़ा 3 महीने तक उबला खाना खिलाइए। तो वो उबला खाना खिलाने के लिए मेरे फादर ने कहा कि हॉस्टल में इसे कौन उबला खाना खिलाएगा, तो ऐसा करते हैं 3 महीने के लिए एक छोटा सा घर ले लेते हैं 2 कमरों का, और उसमें आप, और मेरी मदर को कहा कि आप और मालती वहाँ रहेंगे, और 3 महीने बाद आप आ जाना और इसको हॉस्टल में छोड़ देंगे। तो यही बात हुई और माँ आ गई, और हम लोगों को एक छोटा सा घर हमने ले लिया। हमने किसी को बोला कि उन्होंने कहा हॉस्पिटल के पास एक छोटा सा घर ढूंढ दीजिए। उस घर में हम आए तो वो बहुत छोटा सा घर था। तो पहले दिन मैंने देखा तो मैं वापस भागी। अम्मा बोली कि क्यों जा रहे हो? मैंने कहा ये बहुत छोटा घर है, इसमें कैसे रहेंगे? तो अम्मा बोली तू हॉस्टल में भी तो एक कमरे में रहती है। तो मैंने कहा वो हॉस्टल अलग है, घर अलग चीज़ है। लेकिन वो खैर हम रहे। फिर 3 महीने बाद पिताजी ने पूछा कि क्या है बेटी, ठीक है? अम्मा ने कहा ये तो वैसी की वैसी है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप थोड़े दिन और रुक जाइए, पूरा साल निकाल दीजिए, सेकेंड ईयर इम्पॉर्टेंट होता है। और हम सेकेंड ईयर पास हो गया। उसके बाद अम्मा बोली ये तो वैसी की वैसी है, क्या करूँ? पिताजी का चलो थोड़ा 1 साल और निकाल दीजिए। तो इस तरह से करके मतलब पूरा 5 ईयर्स मेरा अम्मा यहीं रही।
मैं ये कहती हूँ कि मुझे लगता है कि शायद दुनिया में कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं होगा जिसने अपना घर वहाँ छोड़ के और सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए यहाँ रहे। बाकी परिवार ने सफ़र किया। मेरी फिर उसके बाद मेरी छोटी बहन की भी स्कूलिंग हो गई, पूरी कॉलेज में आई, तो वो भी वहीं आ गई, क्योंकि जहाँ अम्मा होती है, मैंने लिखा भी था, जहाँ हमारी अम्मा वही हमारा अम्मालय। तो अम्मालय हमारा मतलब जो जहाँ अम्मा होती है वहीं घर हो जाता है, चाहे कैसा भी हो। तो वही हमारा घर हो गया। फिर भैया अभी वहाँ महाराजा कॉलेज में आए, तो कॉमर्स कॉलेज में आए थे, तो वो भी रहने लगे। फिर उनसे बड़े वाले भैया भी यूनिवर्सिटी में आ गए, तो वो भी वहीं थे। तो हम सब उसी घर में, छोटे से घर में हम लोग रहने लगे। और मैं अल्टीमेटली मैं 40 साल तक उस घर में रही। मैं रिटायर हो गई, एडमिशन होगा और रिटायर हो गई, और उसके बाद ही वो घर हमने छोड़ा। तो ये हमारे घर की तो ये कहानी है। तो पर मुझे ये लगता है कि इतना सपोर्ट सिर्फ मेरी इच्छा पूरी करने के लिए कि ये डॉक्टर बनना चाहती है तो ये डॉक्टर बने, उसके लिए सारे परिवार ने सफ़र किया। बिल्कुल। तो वो मैं शायद कभी उसको चुका नहीं पाऊंगी। बिल्कुल। लेकिन जो बीमारी की वजह थी, तो क्या आप खुद डॉक्टर बन गए, तो वो उससे पीछा कब छूटा आपका? वो तो बहुत लंबी कहानी है कि जब मैं 3rd ईयर में पढ़ रही थी मेडिकल कॉलेज की, तो हमें फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो फार्माकोलॉजी जब हम पढ़ने लगे तो उसमें ये बताते हैं कि आपको ये दवाई है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, किस बीमारी के लिए दी जाती है, उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स पॉसिबिलिटीज़ हैं, और क्या क्या उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, रिएक्शंस हो सकते हैं, वो सब हमें फार्माकोलॉजी में पढ़ा। तो वो मैंने शुरू किया पढ़ना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये क्या है। हम कुछ भी दवाई देते हैं, हमारा सिस्टम में ये क्या है कि ये दवाइयाँ जो है साइड इफ़ेक्ट भी कर सकती हैं, प्रॉब्लम भी कर सकती हैं, तो हम कैसे ये दवाइयाँ देंगे। ये मेरे मन में होता रहा, चलता रहा। और मैं माँ के साथ रोज़ आके डिस्कस करती थी कि अम्मा आज ये पढ़ा और उससे ऐसा ऐसा हो सकता है, तो ये तो बहुत मुश्किल है। तो मैं डॉक्टर बन के मैं कैसे मरीजों को ऐसे चीज़ें खिलाऊँगी, कैसे करूँगी। तो मेरे लिए बहुत परेशानी हो गई, और मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, और सिर्फ अपनी अम्मा से सारी बातें कर लेती थी। तो उसके बाद मैंने जब इंटर्नशिप में मैंने देखा कि सर्जरी में तो 5 दिन तो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं ऑपरेशन के बाद, उसके बाद कुछ नहीं होता, दवाइयों के साथ ज़्यादा कंसर्न नहीं है। तो मुझे लगा कि ये अच्छी है सर्जरी, अच्छी ब्रांच है, और इसमें हमको आगे जाना चाहिए। तो मैंने यही किया, सर्जरी के लिए अप्लाई किया। तो उसमें ज़रूर एक चैलेंज ये आया कि जो सिलेक्शन बोर्ड था उन्होंने मुझे समझाया कि देखो बेटे, सर्जरी बहुत मुश्किल होती है, इसमें बहुत टफ होता है, लड़कियों के लिए संभव नहीं होता कि वो इतना टाइम दें, इतना काम करें, इतना, तो उनके लिए ठीक नहीं है सर्जरी, जो जॉब प्रोफेशन जो है सर्जरी का। तो मैंने कहा कि नहीं सर, मेरे को तो सर्जरी ही करनी है, और मैंने कोई और चॉइस भी नहीं दिया, एक ही चॉइस है, तो मैं सर्जरी में ही करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, एक शर्त पे हम देंगे, क्योंकि उस ज़माने में 6-6 महीने पर हम अप्लाई करते थे। तो उन्होंने कहा आप 6 महीने बाद आप चेंज कर लेना अपनी ब्रांच। मैंने कहा हाँ जी, मैं कर लूँगी। और 6 महीने बाद फिर वही कहानी आई, मैंने फिर सर्जरी में अप्लाई कर दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटे, आपको समझाया था कि आप सर्जरी में नहीं आएंगी दोबारा, तो लेकिन मैंने इंसिस्ट किया। मैंने कहा नहीं सर, अच्छा मैं छोड़ दूँगी, लेकिन मेरे चीफ भी यहाँ बैठे हैं जिनके साथ मैं 6 महीने काम कर चुकी हूँ, तो आप उनसे पूछ लीजिए, अगर वो मेरे से कहते हैं कि छोड़ दो तो मैं छोड़ दूँगी। वहाँ चीफ बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत मतलब बहुत ही, मैं हाँ कोऑपरेट भी करते थे, बट बहुत ही जेंटल थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, इस बच्चे ने काम किया 6 महीने, अच्छा काम किया है, और ये करना चाहती हैं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और अगर छोड़ना चाहती हैं तो भी इनकी इच्छा है। तो मुझे मिल गया 6 महीने और। तो वही एक चीज़ आई थी बीच में, बाकी इतना कुछ नहीं था। मैं नॉर्मल जैसे काम करते हैं उसी तरह करती रही। तो इस तरह से मैं सर्जरी में आ गई। पर जैसे लोग कहते हैं कि आप पहली तो लड़की थी, तो मुझे नहीं पता था कि मैं पहली लड़की हूँ। मुझे इतना ही पता था कि हाँ मैं सर्जरी कर रही हूँ, दैट्स ऑल। तो लेकिन आपको सम्मानित किया गया, फर्स्ट वुमेन के लिए प्राइज भी दिया गया, तो तब आपको शायद अंदाजा हुआ कि राजस्थान में आप पहले नंबर पे जी हाँ, तब ये पहली बार मैं बनी। फिर अब उसके बाद तो बहुत सारे आए, हमारी नेक्स्ट बैच की जो थी डॉक्टर पेटिशिया, वो आए सर्जरी में, और सर्जरी में ही रही वो।
मैं तो बाद में सुपर स्पेशलाइज करने चली गई थी, लेकिन तो इस तरह से लड़कियों को एक्सेप्टेंस भी आ गई काफ़ी। और उसके बाद तो अभी हमारे पास बहुत सर्जन लड़कियाँ हैं, लेकिन आज भी जैसे हम बात करते तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करती हैं अपनी कैरियर में, सर्जरी कैरियर में। तो बिल्कुल, मैं इसके साथ ही बात करना चाहूँगी कि बहुत सारे अवार्ड भी ऐसे मिले हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से भी आप सम्मानित हो चुकी हैं, वो थोड़ा सा किस्सा बताइए। वो किस्सा तो ये था कि 2000 मैं एक बॉडी है इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इंडियन सेक्शन की, तो मैं उसकी भी प्रेसिडेंट रही। और आज तक भी एक ही महिला सर्जन है जो उसकी प्रेसिडेंट रही है। मैं पहली थी और अभी तक शायद दूसरी महिला अभी तक नहीं बनी है उसमें सर्जन। तो उसमें सर्जन्स का ज़्यादा है, तो महिलाओं का ये था कि वो पहली महिला मैं बनी। तो 2004 में गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स की नेशनल दिल्ली में। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारे एक्सीलेंस इन सर्विस अवार्ड्स थी, उसको वो लाइफ टाइम अचीवमेंट भी बोलते हैं और एक्सीलेंस इन सर्विस भी बोलते हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो हमारी बॉडी थी उन्होंने चूज़ किया था, तो उसको अवार्ड उस टाइम राष्ट्रपति जी ने दिया था, आपको सम्मानित किया था। इसके साथ ही बहुत राष्ट्रपति जी के साथ उसमें जो मेरा थोड़ा सा डायलॉग हुआ था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और सब इतना हंस रहे थे। जब उन्होंने मुझे अवार्ड दिया तो कहने लगी कि आप प्लास्टिक सर्जन। मैंने कहा जी, तो वो कहने लगी कि अच्छा, तो मैंने कहा नहीं, आप ऐसा करिए, आप जयपुर आइए कभी। और जब वो जयपुर आए तो मैंने उस फोटो पे आपको मैं दिखाती हूँ, उस पर मैंने उनकी साइन करवाई। तो वो कहने लगे कि आप हैं, दिस इज़ यू, ऐसे एंड सर दिस इज़ यू। बहुत अच्छे तरह से बातचीत हुई। बिल्कुल, इसके साथ ही आपके और भी बहुत सारे अवार्ड हैं, उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। और जिस तरह से आप अपना टाइम देके सोशल वर्क में भी अपने आप को मतलब सबसे आगे रखती हैं, तो थोड़ा सा उसके जर्नी के बारे में। देखिए, ज़्यादातर अवार्ड्स तो जो हमारे फील्ड से कंसर्न है, तो उसमें एक अवार्ड खासियत उसकी ये है, जो नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स की थी वो अवार्ड, हमारी जो नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स इंडिया, जिसको नावी बोलते हैं शॉर्ट में, उसने एक अवार्ड दिया था। लेकिन वो जो काम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था इन द सेंस कि 1994 की बात है शायद। तो एक अपने कोटा बारा झालावाड़ में कुछ इंसिडेंट्स हुए, एकदम सडनली वहाँ पर जलने के मरीज आने लगे। तो एक छोटी सी जगह, वहाँ अगर दिन में 5-7 मरीज एक साथ आ जाएं जलने के, तो एक सोचने की बात हो जाती कि क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। तो कोटा बारा झालावाड़ पूरे हड़ौती एरिया में वो इस तरह से हुआ कि एकदम से सडनली दिन में 10-15 केसेस आने लग गए। तो उसके बाद यहाँ पर कॉल आई, क्योंकि हमारे यहाँ बर्न यूनिट थी, तो ये हुआ कि भाई आप उसको देखें, उसको मैनेज करें। तो वो जो हमने मैनेजमेंट किया, यहाँ से हमारे पास कोई डॉक्टर्स इतने थे नहीं, वो जो मैनेजमेंट हुआ वो एक जिसको कहते हैं कि एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हुआ और बहुत ही वेल मैनेज हुआ हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा। कुछ एक डॉक्टर को हमने 12 पे पोस्ट करवाया, एक को हमने झालावाड़ में पोस्ट करवाया और एक को कोटा में करवाया। और कोटा में सर्जन्स थे तो उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी। और फिर हमने कहा जो सीरियस केसेस हैं वो यहाँ आए, और उन सीरियस केसेस को हमने यहाँ पर उस टाइम जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि आप जो मांगेंगे हम देंगे और आप आगे बढ़िए और काम करिए। तो हमने जो जो चीज़ मांगी, हमने वहाँ से एक्स्ट्रा वार्ड मांगा, हमने कहा वार्ड खाली करवाइए, यहाँ मरीज रखे जाएंगे। एक्स्ट्रा ऑपरेशन थिएटर मांगा, हमने कुछ डॉक्टर्स की पोस्टिंग मांगी, उनके नाम दिए, उनको यहाँ पोस्ट किया गया ताकि वो 24 घंटे मैनेज करते रहें। स्पेशल नर्सिंग स्टाफ को लगवाया। तो इस तरीके से हमने जब उन करीब 450-500 केसेस वो उस महीने में आ गए, तो उसको हमने उस पे आर्टिकल लिखा। उसकी जो तरीका था वो सबको बहुत पसंद आया कि आपने इतने अच्छे तरह से मैनेज किया और इतने कम लोगों के साथ। तो वो काबिल तारीफ माना गया और उस पर अवार्ड भी दिया गया। तो वो एक अच्छा था। और बाकी तो मैं क्या बताऊँ, इतना सारा काम हमने किया, जहाँ जहाँ हम गए हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और वो बहुत अप्रिशिएट हुए हैं। जैसे कि एक बार ब्रह्म कुमारीज के यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी,
डॉक्टर्स की। तो मुझे कहा गया कि आप आइए, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं वहाँ क्या करूँगी जाके। मैंने कहा टॉपिक क्या, थीम क्या है? उन्होंने कहा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखी थी। तो मैंने कहा कि देखिए मेरा प्लास्टिक सर्जरी में कोई ऐसा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का कोई वो नहीं है, मैं वहाँ क्या करूँगी, और मैं तो बिना पेपर पढ़े मैं कॉन्फ्रेंस में जाती नहीं हूँ। फिर वो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इन बर्न्स पे पढ़ूँगी। तो वहाँ पर हमने जाके, और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इन बर्न्स पे मैंने एक बहुत छोटा सा वो था, लेकिन वो आज तक भी लोगों को याद है इतने सालों बाद भी। तो उसमें क्या था, मैंने जो मैसेज दिया था वो ये था कि बर्न्स जो हैं वो एक्सीडेंट्स होते हैं, और कोई भी एक्सीडेंट तब होता है जब हमारा माइंड वहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं करता है। तो जब हमारा लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन लूज हो जाता है, तो एक्सीडेंट होता है। तो बर्न्स में भी यही होता है कि जब हमारा ध्यान किधर उधर होता है तो ही हमारा वो एक्सीडेंट होता है और बर्न्स होते हैं। तो इसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में सीखना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन को हम कैसे अचीव करें। और उसके लिए, क्योंकि मैं ब्रह्म कुमारी सेंटर में थी, मैंने कहा आप राजयोग फिलॉसफी को अपनाइए अपने लाइफ में, तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, तो ये बर्न्स के इंसिडेंट्स कम हो जाएंगे। तो इस तरह से मतलब हम करते रहे हैं इन चीज़ों पे। इसी तरह से एक था हमारा शहद का काम था। तो जब मैं प्लास्टिक सर्जरी में वहाँ से आई, अपना MCH करके और यहाँ ज्वाइन किया, तो हमारा एक मेन टॉपिक होता था प्रिजर्वेशन ऑफ स्किन ग्राफ्ट। मतलब हम स्किन ग्राफ्ट को कैसे अच्छा सुरक्षित रख सकते हैं। तो जो भी हम मेथड उस टाइम अडॉप्ट करते थे वो मैंने कहा कुछ और चेंज करें, तो मैंने सोचा शहद में करते हैं। तो हमने शहद में प्रिजर्व करना शुरू किया और देखा कि शहद में स्किन अच्छे से प्रिजर्व हो सकती है। उसमें एक्सपेरिमेंटल वर्क किया, काफ़ी काम किया, कल्चर किए, एक्सपेरिमेंट वर्क किया। तो ये लगा कि हाँ ये शहद में ये प्रिजर्व हो सकती है। और ये दुनिया में एक पहली बार हुआ कि किसी ने शहद में किया। तो इसको हमने सबसे पहले जापान में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया, फिर ब्राज़ील में, फिर कनाडा टोरंटो में, मॉन्ट्रियल में किया। तो इस तरह से वर्ल्ड लेवल कॉन्फ्रेंस में इसको प्रेजेंट भी किया काफ़ी। और अब ये है कि हम इस पर आगे, इसमें एक काम वो रह गया था, वो ये था कि हमको कैडेवर स्किन चाहिए था। तो जब तक लॉ नहीं बना था, 94 तक लॉ नहीं बना था, 1994 तक, उसके बाद जब बना तो अपने यहाँ फैसिलिटी नहीं थी कि हम ले सकें। और अब जब स्किन बैंक यहाँ शुरू हो गया, अब कैडेवर स्किन भी आनी शुरू हुई है, 2 के आ चुके हैं। तो मैं उस काम को फर्दर कैडेवर स्किन के साथ करना चाहूँगी, और जब वो सक्सेस हो जाएगा तो फिर उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन आएगा। तो ये इस तरह के काम है। जलने के ऊपर भी हमने बहुत, बर्न्स के ऊपर हमने बहुत प्रिवेंशन पे काम किया है। और अभी रिसेंटली 10 दिन पहले ही मैंने एक स्लोगन लिखा है, जैसे जल तो जैसे जलना। तो पानी का और आग का एक बहुत अच्छा संबंध है, और हम पिछले 35 साल से जनता को अवेयर करते आ रहे हैं कि अगर जल जाते हैं तो पानी डालो, लेकिन हम बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुए हैं उस चीज़ में। आज सुबह ही मेरी फ्रेंड का, मतलब डॉक्टर है, मेरी क्लास फेलो हैं, उनके हस्बैंड का फ़ोन आया आज सुबह कि वो उसके हाथ पे चाय गिर गई गरम गरम और जलन हो रही है। मैंने कहा करा क्या है तुमने? तो बोले कि वो एप्लीकेयर लगे। मैंने कहा कि तुमने, और जलन हो रही है, क्या करूँ? मैंने कहा पानी डालना था। नहीं, पानी डाला था। मैंने कहा पानी जब तक डालना है जब तक जलन तुम्हारी कम नहीं हो जाए, शांत नहीं हो जाए, जैसा डाल के करने से नहीं होगा। तो ये चीज़ आज भी नहीं है। तो उसी पे मैंने एक छोटी सी कविता भी लिखी है, और मैं उसको आगे बढ़ा रही हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, जल जाओ तो जल जाओ तो जल जाओ तो झटपट 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 पानी डालो, यही हमारा नारा है। तो ये जब हम इसको इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों के दिमाग में एक बार बैठ जाएगा तो सारी दुनिया के दिमाग में बैठ जाएगा। बिल्कुल, ये लाइनें जो बुक्स हैं उनमें भी आनी चाहिए कि बच्चों को शुरुआती ही ज्ञान होना चाहिए कि जल और आग का दोनों का कॉम्बिनेशन है, और जलने पे पानी से यूज़ करें उसे। पानी उस टाइम डालें, इनिशियली पानी डालें, बाद में उसको डॉक्टर के पास जाएं। तो आप कभी देखना उस कविता को, बहुत अच्छा मैसेज है उसमें। फफोले हो जाते हैं तो उसको फोड़ना नहीं है, कपड़े चिपक जाते हैं तो उसको हटाने नहीं है। तो इस तरह से करके तो ये चीज़ें जब आगे बढ़ेंगी तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा।
बिल्कुल, आपकी काफ़ी लंबी जर्नी रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी नाम है। आज भी महिलाओं के क्षेत्र में भी अगर नाम लिया जाता है तो डॉक्टर मालती गुप्ता को ही पुकारा जाता है। एसएमएस में सबसे पहले नाम आपका आता है। बहुत सारे अचीवमेंट आपके यहाँ ऑफिस में भी हम लोग देख पा रहे हैं, आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाएंगे कि बहुत सारे अचीवमेंट हैं जो ऑफिस में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अभी रखने की जगह भी नहीं होगी। तो ये हमेशा होता है। लेकिन मैं कुछ आपकी पर्सनल भी जानना चाहूँगी कि आपकी एज क्या है और खुद आप ड्राइव जो करती हैं और अपने जो रहन सहन का, खाने पीने का, वो किस तरह से मैनेज करती है, क्योंकि एक डॉक्टर जो महिला है वो खुद को कैसे संभालती है सब? मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत रही हैं, तो और जैसे मैंने देखा कि दवाइयाँ जो हैं इस तरह का असर करती हैं, तो मैं दवाइयाँ लेना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मेरी हेल्थ को एक डॉक्टर बनने का सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये हुआ कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बनती तो मैं एक बेड रिडन पेशेंट होती डेफिनेटली। लेकिन डॉक्टर बनने से मुझे अपनी चीज़ों को समझ आने लगा और मुझे ये पता समझ में आने लगा कि हम डॉक्टर्स की तरह से जो भी कर रहे हैं, हम रूट कॉज पे नहीं जाते, हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं और इसीलिए हमारी बीमारियां सिम्टमेटिक ट्रीट होते हैं, लेकिन रूट कॉज को ठीक नहीं कर सकते हैं। सर्जरी में अलग बात है, लेकिन अदरवाइज तो मैं इसको एनालाइज करती रही काफ़ी, और अल्टीमेटली इतना सब करने के बाद मुझे ये समझ आया कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेरा वो ठीक नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है और उस इम्बैलेंस को कोई भी दवाई दुनिया की ठीक नहीं कर सकती। अगर ठीक कर सकती है तो प्राणायाम, ध्यान, ये चीज़ें ठीक कर सकती हैं। आप सांस कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो ठीक हो सकता है। एंड मैं उस चीज़ में आगे बढ़ी, मैंने बहुत कुछ किया उसमें। मैंने प्राणिक हीलिंग सीखी, मैंने थीटा हीलिंग सीखी, मैंने इमोशनल फ्रीडम टेक्निक सीखी, मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखा और मैंने एमएससी की साइकोन्यूरोबिक्स में अभी 2014 में, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को गहराई से समझना चाहती थी कि ये कैसे, और उन चीज़ों को मैंने अप्लाई किया। तो मैं ये जानती हूँ कि मैंने मुद्रा साइंस सीखी, पूरी हाथों की मुद्रा के क्या क्या असर हो सकते हैं बॉडी पे, एक्यूप्रेशर सीखा। तो और मैं अपनी ज़िंदगी में अपने लिए उनको अप्लाई करती रही हूँ। उसकी वजह से मैं काफ़ी चीज़ों से बची रही हूँ और कई बार मुझे एडवाइस किया गया कि इस चीज़ के लिए ऑपरेशन होना है या नहीं, तो भगवान की दया से, इन सब चीज़ों की मदद से, तो मैं बहुत ज़्यादा एडवोकेट करती हूँ कि हमारी साइंस के साथ जो प्राणायाम ध्यान की साइंस है, जिसको आप योग कह सकते हैं, योग के कई आयाम होते हैं, उसमें एक आयाम प्राणायाम और ध्यान का है, उसको हमको इंटीग्रेट करना चाहिए हमारे एलोपैथिक सिस्टम से। तो ये एक बहुत फुल अच्छा मतलब सिस्टम हो जाएगा जो कि आपको नॉट ओनली कि बीमार हुए हैं तो ठीक करेगा, लेकिन प्रिवेंशन भी करेगा, आपको हेल्दी रखेगा, आपको बीमारी होने से बचाएगा, तो बीमारी होगी ही नहीं। तो इसलिए ये मैं बहुत बार लिख के भी दिए हूँ, मैंने सीएम सबके यहाँ भी लिख के दिए हुए अपने सजेशंस, जब अपने मीटिंग्स होती थी सीएम के साथ, प्री बजट मीटिंग्स होती थी उसमें, लेकिन कहीं कुछ एक्शन हो नहीं पाता, पर होगा ज़रूर। आपकी क्या सुबह की किस तरह से आपकी शुरुआत क्या है, खाने में आप कैसे लेती हैं, कि जो महिलाएं आपको देख रही होंगी तो वो जानना जरूर चाहेंगी, क्योंकि एक सीनियर सिटीजन की जो लाइफस्टाइल वो बदल जाता है, तो खान पान पे कैसे असर होता है उसका? खान पान तो मेरा बचपन से, क्योंकि मैं बीमार भी नहीं, मेरा बचपन से बहुत सादा खाना रहा और मैं बिलीव करती हूँ कि खाना हमेशा सादा होना चाहिए। और जैसे बचपन से हमें, हमारे घर में गाय भैंस थे, गाय के तो मक्खन सुबह सुबह अम्मा खुद ही निकालती थी। सुबह सुबह 6 बजे मैं अम्मा के पास बैठी होती थी, बल्कि 5 बजे ब्रश करके अम्मा के पास बैठी होती थी, ताज़ा ताज़ा मक्खन निकलता था, मक्खन और मिश्री और बादाम अम्मा दे देती थी, वो मैं खा लेती थी। तो वो बादाम अभी भी चालू है, मक्खन मिश्री तो नहीं आता वो वाला। तो ये है, लेकिन खाने में मैं हमेशा बहुत सादा खाती हूँ, मिर्ची नहीं खाती हूँ, प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। खाने की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसमें 3 वैल्यूज़ होती हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, मेडिसिनल वैल्यू होती है और प्राणिक वैल्यू होती है। उसकी प्राणिक एनर्जी क्या है, खाने में जो एनर्जी है, जो प्राणिक एनर्जी वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू का हम लेते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि खीरा है और या लौकी है, या इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है, या आप प्याज में मेडिसिनल वैल्यू होती है, लहसुन में भी मेडिसिनल, लेकिन मेडिसिन आप रोज़ रोज़ नहीं खाते आप, इसलिए लहसुन प्याज रोज़ रोज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। और उसको भून के उसकी सारी, उसको निकाल के जो अच्छी क्वालिटी में उसको निकाल के खाते हैं, मसालों को भून के खाते हैं, तो सारी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है।
तो मैंने कभी प्याज नहीं खाई, लहसुन नहीं खाई, मैंने कभी चाय नहीं पी, मैंने चखी भी नहीं कि चाय कैसी होती है। तो ये चीज़ें जो है नेगेटिव एनर्जी की होती हैं। उस टाइम मुझे नहीं पता था, लेकिन क्या होता है आपकी शरीर अगर एक्सेप्ट नहीं करता किसी चीज़ को तो उसको अवॉइड करना चाहिए। हमने क्या करते हैं कि एक्सेप्ट नहीं करता तो भी अरे नहीं चलो आपके साथ थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, तो हम खुद ही अपनी हेल्थ को बर्बाद करते हैं। और मैं इस बात में बहुत विश्वास करती हूँ कि हम खुद अपनी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम खुद अपनी बीमारी क्रिएट करते हैं और हम खुद उसको ठीक भी कर सकते हैं। उसके लिए कहीं और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है, हम अपनी हेल्थ को समय नहीं देते। हम सरकार के लिए तो कहते हैं आप हेल्थ का बजट नहीं देते, लेकिन हम अपनी हेल्थ को समय नहीं देते, तो हम कैसे हेल्दी रहेंगे। तो ये मैं जहाँ हम बहुत सादा खाना खाते हैं और नियम से खाते हैं और जल्दी सोना, मतलब जल्दी खाना खाते हैं, डिनर जैसे 7 बजे से पहले पहले कर लो, तो उससे तो जो आपकी जो साइकिल होती है, सर्कैडियन रिदम जो होती है वो बनी रहती है। तो मैं ये नहीं कहती कि उसकी मेरी हेल्थ इश्यूज अभी नहीं हैं, लेकिन उनको मैनेज करने का तरीका अलग हो रहा है। तो इसके साथ ही कुछ व्यायाम वगैरह भी आप रेगुलर करते हैं? नहीं, मैं कोई फिजिकल एक्सरसाइज तो नहीं करती और घूमने भी नहीं जाती हूँ लेकिन हाँ थोड़ा प्राणायाम वगैरह थोड़ा सा कर बैठे जो सिटिंग से हो सकता है वो आप कर सकते जो जितना हो सकता। लेकिन एक कहते हैं कि महिलाओं से एज नहीं पूछनी चाहिए, मैं आपसे एज पूछना चाहूँगी। अभी मैं थोड़ी दिन में 83 हो जाऊंगी। अरे वाह, हम चाहते हैं कि आप 100+ हों। और एक आपका शौक जो गाड़ी ड्राइव करने का, वो कैसे हुआ था? आपको क्यों लगा कि आप ड्राइव कर सकती हैं? क्योंकि महिलाएं पहले तो बहुत कम थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा महिलाएं ड्राइव करती हैं, लेकिन आप अभी भी खुद से ही ड्राइव करती हैं इस एज में? हाँ, अभी मैं जब तक कर सकती हूँ तब तो करूँगी, क्योंकि देखिए आप इंडिपेंडेंट रहते हैं, उसमें किसी की ज़रूरत नहीं होती आपको, तो इसलिए। लेकिन अब जैसे मुझे पैदल चलने में दिक्कत होती है, लेकिन ड्राइव करने में नहीं होती। तो पैदल चलना होता है तो मैं किसी का सहारा लेती हूँ, मेरा हाथ पकड़ो तो मैं चलूँगी, लेकिन ड्राइव मैं कर लेती हूँ। वो आप शौक से ही करती हैं कि आपको शौक भी है कि ड्राइव खुद करना है? हाँ, शौक है मेरे को, शौक इसलिए कि ज़रूरत है, जरूरत भी है। नहीं, आप अफोर्ड कर सकती हैं कि ड्राइवर रखा जा सकता है, लेकिन आप खुद चलाना ज़्यादा प्रेफर मानती हैं? मैं ड्राइवर या उसमें क्या है कि उसमें आप उनके गुलाम हो जाते हैं। जब आप कोई भी सर्वेंट रखते हैं या कुछ भी रखते हैं तो आप उनके गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा होती तब आते हैं, नहीं होती तो नहीं आते हैं। तो फिर आप क्या करो? तो आप इस एज में भी किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते? करना तो नहीं चाहती, ऊपर वाले भी ऊपर है कि वो क्या चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक मैसेज दीजिए, क्योंकि महिला दिवस है, इस मौके पर जो पूरे देश की महिलाएं हैं आपको देख रही हैं, वो प्रेरणा लेना चाहती हैं, तो क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? मैसेज मेरा ये है कि नारी को समझना चाहिए कि उसमें कितनी शक्ति है, अपनी शक्ति को उसको एहसास होना चाहिए और उस शक्ति को स्वरूप में लाकर अपने अपने डेली एक्टिविटीज़ में उस शक्ति को काम में लाना चाहिए। अगर हम सशक्त होंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अपनी आवाज़ को बुलंद करें, चुपचाप न सहें, किसी जुल्म को ना सहें, क्योंकि आप में शक्ति है। आपने घूंघट के बारे में बात नहीं की थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप शेयर कीजिए। वो यही था कि हमारे परिवार में ये हुआ कि बचपन से मैंने देखा, मेरी दीदी की जब शादी थी 1943 में, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ये बिना घूंघट के शादी करेंगे। तो हमारे परिवार वालों ने कहा कि हम आपको समाज जात बाहर कर देंगे, समाज बाहर कर देंगे, ये कोई तरीका नहीं है। तो जितने भी बड़े बूढ़े थे उन्होंने कहा ये कोई तरीका नहीं है कि आप बिना घूंघट की शादी करेंगे बच्चे। तो मेरी जीजी खड़ी हो गई कि मैं तो बिना घूंघट के ही करूँगी। तो पिताजी ने कहा ठीक है आप जात बाहर कर देना, हम तो बिना घूंघट के करें। बहुत बड़ी चुनौती थी उस टाइम, बहुत बड़ी चुनौती, 1943 की बात है। तो उन्होंने वो चुनौती ली, लेकिन सब घर वाले आए, शादी अटेंड की। और उसके बाद जब जीजी अपने ससुराल गई तो वहाँ भी उन्होंने उनकी छोटी छोटी नंदें थी, तो वहाँ भी उन्होंने जब उनकी शादी तो उन्होंने कहा बिना घूंघट के करिए, मतलब उन्होंने उसको मेंटेन किया। समाज में ये बात गई कि बिना घूंघट के शादी करना है, ज़रूरी है। तो ये तो मेरे मन में तभी से था, मुझे बताया गया था। और एक बात और अम्मा ने बताई थी, तो कि जब अम्मा भी घूंघट निकालती थी, गांव में थी, तो जब हम शहर में आए तो एक दिन पिताजी ने अम्मा से पूछा कि आपको अच्छा लगता है कि घूंघट निकालना?
अम्मा ने घूंघट हटा के बोला, कौन बेवकूफ़ है, कौन पागल है जिसको घूंघट लगाना चलता। तो पिताजी ने कहा तो भी छोड़ दीजिए, ले लो, छोड़ दिया। और फिर अम्मा सारे टाइम बिना घूंघट के लिए, हाँ घर के बड़े बूढ़े जब आते थे तो एक ठीक है रिस्पेक्ट उनके रखने के लिए घूंघट उस टाइम हल्का सा निकाला जाता था, लेकिन जो एक रीति रिवाज थी, क्योंकि ये एक रीति ऐसी थी, कुरीति थी, समाज में रूढ़ी थी, रूढ़िवादिता थी, तो उसको हटाना ज़रूरी था। तो ये तो मैंने तब तो मुझे समझ भी नहीं थी, मुझे तो बाद में बताया कि हाँ ऐसे से था। तो जब मैं गांव गई 2016 में और वहाँ महिला सरपंच थी, तो मैंने पूछा कि मैं महिला सरपंच है, तो पहली बात तो सरपंच पति थे वहाँ पर, तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, लेकिन मैं मिलना चाहती थी उनसे। तो फिर वो आई तो घूंघट में ही थी, तो मैं एक कोने में ले गई कि बुआ जी बोलते हैं वहाँ, तो बुआ जी मैं हूँ। तो मैंने कहा भाई आप घूंघट तो हटाइए, तो मुझे बताइए, उन्होंने शक्ल भी दिखाई। मैंने कहा घूंघट क्यों निकाले, भाई सब हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे पुरुष लोग सब बैठे हैं, तो हम घूंघट निकालते हैं, रीति रिवाज है हमारे। तो मैंने कहा नहीं ये रीति, तो बाद में फिर मैंने उसको टेकअप किया और एक बार मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये रीति रिवाज क्यों मानते हैं इसको। मैंने कहा मुझे ये बताइए कि कौन सी हमारे शास्त्रों में घूंघट के बारे में लिखा है कि घूंघट निकालना है। तो किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा, कहीं रामायण में लिखा हो, महाभारत में लिखा हो, या लक्ष्मी जी घूंघट निकालती हों, दुर्गा जी निकालती हों, कोई भी फोटो एक भी दिखा दो मुझे कि सरस्वती जी घूंघट में है, तो या सीता जी घूंघट में थी, स्वयंवर रचने गई थी तो घूंघट में थी, क्या था, मतलब कहीं तो मुझे रेफरेंस होना चाहिए। मैंने कहा हमें ये समझना पड़ेगा कि घूंघट हमारे तब शुरू हुआ था जब मुगल साम्राज्य हुआ, तो उनकी निगाहों से बचाने के लिए आपको घूंघट में रखा गया महिलाओं को, है ना। तो मैंने कहा आज भी क्या पुरुषों की निगाह खराब है, और अगर निगाह खराब है तो जिसकी निगाह खराब है वो घूंघट निकाले, पुरुष घूंघट निकाले, महिला क्यों निकाले, मेरी तो निगाह ठीक है। और ये कहना कि सब रेस्पेक्ट नहीं होता अगर आप नहीं निकालते, तो रेस्पेक्ट घूंघट से नहीं होता, रेस्पेक्ट मन से होता है, दिल से होता है। तो ये मैं हाँ ये बातें हुई थी हमारी, तो धीरे धीरे महिलाओं को समझ मिला और उनको लगा कि कोई हमें सपोर्ट करता है, और एक्चुअली महिलाएं चाहती हैं कि वो नहीं निकालें, बिल्कुल रेस्पेक्ट तो वैसे भी करेंगे, बिल्कुल। तो ये बात हुई है, अब वो कितना कारगर होती है ये तो देखने की बात है, लेकिन हाँ पुरुष कहते हैं कि कहाँ साहब धीरे धीरे अपने आप बदल जाएगा। मैंने कहा आज 75 साल हो गए, अभी नहीं बदला, अभी भी घूंघट निकालती हैं महिलाएं, तो क्यों, तो उस चीज़ को आप ख़त्म करिए, पुरुषों की मानसिकता बदलिए, बिल्कुल। तो ये होना चाहिए। तो महिला दिवस पे ये विशेष रहेगा कि एक घूंघट पे जो प्रथा है वो कहीं ना कहीं अब टूटनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं खुद चाहती हैं कि वो घूंघट से बाहर आए। हाँ अब ठीक है शहरों में नहीं है, लेकिन एक वो मानसिकता तो है ही ना, बिल्कुल। अभी हमने एक सर्वे किया, एग्जीबिशन हुई, तो हमने बच्चों से कहा कि आप लिखो इसमें कि कौन हाँ घूंघट के फेवर में, कौन नहीं। सबने कहा हम घूंघट के फेवर में नहीं है, लेकिन किसी की इच्छा है तो निकालो। तो मैंने कहा हम तो रीति रिवाज को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको घूंघट निकालना निकालो, पर ये रीति है। आपने पढ़ा होगा अखबार में कि एक पुरुष ने क्या किया, उसने उसकी वाइफ ने घूंघट नहीं निकाला, तो उसने 3 साल की बच्ची को उसकी गोद से छीना और उसको फेंक दिया और मर गई बच्ची। तो क्या इस तरह की हिंसा हमको सहन करनी है? आज 75 साल बाद ये हो रहा है हमारे देश में कि घूंघट नहीं निकाला तो मारा, घूंघट नहीं निकाला तो बच्ची को फेंक दिया, ये क्या हुआ? वो डराने की चीजें। तो ये इसको हमें ये सोच के कि नहीं घूंघट तो है ही नहीं शहर में, शहर नहीं, हमारी तो पॉपुलेशन गांव है, और गांव में अभी भी महिला डरती है, बिल्कुल। तो हमें वहाँ पे काम करना जरूरी है। उनको संबल प्रोवाइड करो, वहाँ बातचीत करो, पुरुषों से बातचीत करो, उनको समझाओ, तो अपने आप धीरे धीरे समझ आएगी, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। और कोई मैसेज महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए खास मैसेज ये कि चुप मत रहो, तू बोलेगी मुँह खोलेगी तभी तो ज़माना बदलेगा। तो जब तक आप अपनी प्रथा को कहेंगे नहीं, व्यथा को, तब तक आपका ज़माना बदलने वाला नहीं है। आपको वही 2M दर्जे का स्थान देते रहेंगे वो, बिल्कुल। तो उसके खिलाफ तो आना है, अब शिक्षा के आगे आना है, शिक्षा से आगे बढ़ना है। वैसे मैं ये मानती हूँ कि जो स्कूली शिक्षा है वो ज़रूरी नहीं है। नारी की शिक्षा तो जन्म से वो तो शिक्षित होती है, शिक्षित करना है तो पुरुषों को करो, उनको नारी को बताओ कि नारी का सम्मान करना है। तो इसलिए नारी को मैं ये कहूँगी कि आप अपने साथ साथ जितने भी पुरुष हैं उनको समझाओ,
उनको शिक्षित करो, उनके लिए प्रोग्राम्स करो। आप तो शिक्षित हो, आप तो सक्षम हो, अपनी शक्ति को पहचानो। ये मेरा संदेश है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमस्ते, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मालती गुप्ता, जिन्होंने महिलाओं के साथ जो जिस तरह से समाज में रीतियां बनी आई हैं उनके लेकर भी बहुत सारे हमारे साथ विचार अपने शेयर किए हैं, और जिस तरह से प्लास्टिक सर्जन है वो उसे लेकर भी उन्होंने जितना काम किया है उसे लेकर भी बहुत सारी बातें शेयर की हैं। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और महिला दिवस के मौके पर बहुत सारी विशेष बातें और मैसेज है जो राजस्थान ही नहीं पूरे भारत की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी एक आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा कि उन महिलाओं के लिए जो पिछड़े वर्ग की हैं या बराबरी की बात करती हैं, जो बोल नहीं पाती, तो उन महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ी सीख मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ईशा शर्मा आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।